हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस समय सुबह के 9:45 बज रहे हैं। मैं थोड़ा लेट उठा था आज। लेट क्या उठा था पता नहीं। यहाँ पर मेरी एक रूटीन बहुत चेंज हो गई और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है उसको लेके। मैं लगातार नहीं सो पा रहा हूँ। मतलब मैं 2-2 घंटे की नींद ले पा रहा हूँ, 1.5 घंटे की नींद ले पा रहा हूँ। मतलब अगर मैं 6 घंटे सो रहा हूँ तो मैं 6 घंटे कंटिन्यूस नहीं सो रहा हूँ। और ये पिछले कुछ दिनों से बदलाव है, और ये बदलाव मुझे पता है कि ये किस वजह से है। ये वैचारिक, जब आप बहुत ज्यादा वैचारिक काम करते हो, मतलब आप अकेले, जैसे मैं अकेला रह रहा हूँ, तो ये अकेला रहना मतलब एक एकांतवास है। हमारे दिमाग में क्या है कि एकांतवास का मतलब ये है कि कोई ऋषि मुनि जंगल में जाके पेड़ के नीचे बैठा है। एकांतवास का सिंपल सा मीनिंग है अकेले रहना। तो मैं फिजिकल भी अकेले हूँ क्योंकि मैं अपने घर से 4-5 हजार किलोमीटर दूर हूँ। गोवा से दुबई बहुत ही लंबा डिस्टेंस है। और मेंटली भी अकेलापन है। तो उसके बाद जब आप अपने अंदर काम करते हो, सोचते हो कुछ चीजों को, कितनी देर आप क्या क्या कर लोगे आप। तो उसकी वजह से आपके अंदर एक बदलाव होते, मैंने पढ़ा इसके बारे में कि एक लेवल ऐसा आता है कि जहां पर आपको बहुत नींद आपकी कम हो जाती है। और ये वो वाली कम नींद नहीं है जो परेशानी या टेंशन या स्ट्रेस की वजह से कम नींद होती है और आपका असर उसकी बॉडी पर दिख रहा होगा। ये वो वाली नींद कम कम होना है कि अब बॉडी कम नींद में अपने आप को पूरी ऊर्जा दे पा रही है, और उसका पॉजिटिव ही असर होता है बॉडी पे। अब ये आप लोग मेरे को 1.5 महीने पहले मेरे गोवा के वीडियो देख करके और अब के वीडियो देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बदलाव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये आप लोग डिसाइड करोगे। जो मैं अब फील कर रहा हूं मैंने वो बताया। और तो जो अभी पिछले 2 बार मैंने जो वीडियो डाला है कि पति पत्नी का रिश्ता एक झूठा है, फेक है, फिर मैंने दूसरे में भी मैंने ये बताया कि हर रिश्ते की एक एक्सपायरी होती है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इसको मान नहीं रहे। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनको बहुत नॉलेज है, मतलब जिनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, पर वो बायस है। जब वो इंफॉर्मेशन की कंपैरिजन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ करते हैं तो वो उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने थाईलैंड में, जब फरवरी में मैं थाईलैंड 1 महीना रहा, तो मैंने लोगों ने पूछा आप जैसा आदमी थाईलैंड में क्या कर रहा है। दुबई आया तो लोगों ने बोला आप जैसा आदमी दुबई में क्या कर रहा है। तो दुबई में पहले मेरे 1 हफ्ते हर शहर को लेकर, हर देश को लेकर अलग विचार होते हैं। उसके बाद में जब आप यूज टू होते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि चीजें अलग है। अब कोई आदमी आए 5-6 दिन के लिए तो उसको वही दिखेगा जो उसने पहले 1 हफ्ते में देखा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बी ए ट्रैवलर, नॉट डोंट बी ए टूरिस्ट। आपको यात्री बनना है, आपको पर्यटक नहीं बनना है। तो अभी देखो, इसी वजह से मेरे को रसल खेमा मिला। ये दुबई से 120 किलोमीटर दूर है। इतना खूबसूरत प्यारा शहर है, मैंने कई बार आपको दिखाया है। बहुत कम आबादी है, कम भीड़ है और बहुत डेवलप है। तो मैं यहाँ आया तो मैं यहीं का होके रह गया। अब मुझे अगर दुबई में कोई काम भी होता तो मैं सुबह जाता हूँ, 5:30 बजे की पहली बस पकड़ लेता हूँ, निकल जाता हूँ, 1.5 घंटे में वहां पहुंच जाता हूँ, अपना काम निपटा के शाम तक वापस आया। तो पर दुबई में स्टे नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि दुबई में खामियां हैं। जो मुझे कंफर्टेबल लगता है, मतलब मुझे जो अपने लिए सही लगता है, मैं वो चुनता हूँ। और ये सीखा है मैंने अपने कुत्ते से। मैंने अपने क्या, सभी मतलब सभी तरह के कुत्ते या जानवर हैं जो, उनमें मैंने एक चीज देखी कि उनको जो जगह अच्छी लगती है वो वहां बैठते हैं। मेरे कुत्ते मेरे साथ सोते हैं, तो उनको थोड़ी देर वो आ जाएंगे मेरे बेड पे, मेरे पैरों के पास सोते रहेंगे। थोड़ी देर बाद उनको वो बेड गर्म हो जाता है, उनको लगता है कि नहीं ये जगह ठीक नहीं, हो जाके फर्श पे बैठ जाते हैं। वो फर्श पे सो जाते हैं, ठंडा लगता है। फिर थोड़ी देर बाद ज्यादा ठंडा लगता होगा तो वापस आ जाते होंगे। मैंने कहा कुत्ता अपनी मर्जी से कहीं पर भी जाकर के बैठ सकता है, सो सकता है, जगह बदल सकता है। और हम हाई आईक्यू लेवल वाले इंसान, हम क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं कि ये जगह हमारे लिए गलत है, हम जानते हैं कि ये विचार हमारे लिए गलत है। मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं, जगह हो या विचार हो, हम जानते हैं कि ये गलत है, पर हम उसी को झेलते रहते हैं क्योंकि हमारे आसपास का जो माहौल है वो भी उसी तरह के विचारों को जी रहा होता है। हमें लगता है कि भीड़ भीड़ अगर जी रही है तो वो विचार गलत कैसे हो सकता है। ठीक है। और पर पता नहीं कौन सी किताब में पढ़ा है कि जो काम क्वांटिटी में लोग करेंगे वो सही हो जाता है। ज्यादातर सही होता होगा, पर हर बार सही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो जिन विचारों की मैं बात कर रहा हूँ, रिश्तों की, हर रिश्ते की एक एक्सपायरी होती है, जिसमें से हमने सबसे बड़ा रिश्ता जो पति पत्नी का 7 जन्मों का ये सब माना है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी रिश्ता तभी तो शुद्ध होगा जब आपके अंदर ईमानदारी होगी।
अगर एक आदमी ईमानदारी निभा रहा है, दूसरा उसको झेल नहीं पा रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी विचित्र स्थिति बनती है। और बहुत सारे लोग इस सोच को अपना नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार इस बारे में बात क्यों कर रहे हो। मुझे भी लगा कि यार तू इस बारे में बात क्यों कर रहा है, इस बारे में बात करने की जरूरत क्या है। तो मैंने पाया कि अगर जो बदलाव हुए, अगर उन्होंने इस बारे में बात नहीं करी होती तो बदलाव होते। अगर राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के बारे में विचार नहीं किया होता, क्योंकि उस समय तो भीड़ का मानना था कि पति मर जाए तो पत्नी को जला दो साथ में, तो किसी ने तो उसके बारे में सोचा होगा, किसी ने तो बैठ करके विचार विमर्श किया होगा, कुछ समूह बने होंगे, कुछ लोग इकट्ठा होकर के समूह बनाया होगा, आवाज उठाई होगी, और फाइनली जाकर के सती प्रथा बंद हुई। आज जो लोग कहते हैं कि सती प्रथा गलत थी और अच्छा हुआ बंद हो गई, वही लोग, उन्हीं के जैसे लोग उस समय उसको जायज ठहराते थे। बाल विवाह कह लो, या अगर कोई विधवा हो गई तो जिंदगी भर शादी नहीं करेगी, अकेली पड़ी रहेगी, ये हमने सोसाइटी बनाई है। अगर एक आदमी की बीवी मर जाए और वो अगर शादी ना भी करे तो भी उसके पास समाज ने काफी विकल्प दिए हुए हैं अपने वैचारिक और शारीरिक स्थितियों को पूरा करने के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए। पर एक औरत रोज हिंसा करती है अपने विचार के साथ, और धीरे धीरे वो ये अपने आप को मृत अवस्था में ले जाती, वैचारिक मृत अवस्था में ले जाती है कि भी वो मान लेती कि नहीं नहीं मेरे मन में ऐसे विचार ही नहीं आ रहे हैं, जबकि ये नेचर को चैलेंज है। जैसे मैं बोलता हूं कि अगर कोई मेल किसी फीमेल के प्रति अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो वो या तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, दिमागी खलल है, या वो बिल्कुल इस संत वाली श्रेणी में उच्च कोटि का को प्राप्त कर चुका है कि उसके मन में विचार ही उत्पन्न नहीं हो रहा। वो लेवल सबसे ऊपर होता है जब आपके मन में कोई विचार ही नहीं होता, विचार आता ही नहीं है किसी भी चीज को लेके। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा कैसे। तो ये बुद्ध, महावीर और ये सब लोगों का था कि ये वो लेवल था कि इनके मन में विचार ही नहीं आते थे, ये निर्विचार थे। तो ये दूसरी अवस्था हो गई। तीसरी ये कि विचार तो उत्पन्न हो रहा है पर वो उसको नकार रहा है, या तो दुनिया के आगे नहीं मान रहा है, और कभी कभी ज्यादातर, कभी कभी नहीं ज्यादातर, वो खुद के अंदर भी नहीं मान रहा है। इस वजह से वो विचार अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, अचेतन मन में चले जाते हैं, पर रहते तो हैं। और ये मेल हो या फीमेल हो, ये तो मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं, मनुष्य की बात कर रहा हूं जो सोच सकता है, जिसके पास आईक्यू है। तो हमें विचार आ रहे हैं, सबसे पहला काम ये करना है कि वो विचार को एक्सेप्ट करना है। आपके मन में किसी भी मेल को फीमेल के प्रति, फीमेल को मेल के प्रति किसी भी तरह का विचार आएगा ही आएगा। अगर विचार नहीं आ रहा है, मतलब वो कह रहा है कि नहीं आ रहा है विचार, तो उसकी तीन ही अवस्था है। या तो वो बुद्ध और महावीर वाली स्थिति पे जा चुका है, ठीक है। दूसरा, जो पॉसिबल नहीं है, दूसरा कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है फिजिकल या मेंटली, भाई कोई आदमी बर्बाद हो गया, वो बहुत स्ट्रेस में, तो उसके अंदर इस चीज को लेके विचार नहीं आएंगे, वो अपने उसके अंदर उससे बड़े विचार जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। या तो कोई फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम है, या वो ऑलरेडी बहुत बड़े मुसीबत से गुजर रहा है। तो इसलिए ये विचार, हम हमेशा, हमारा दिमाग हमेशा सबसे बड़ी प्रॉब्लम को ही नंबर 1 पे रखता है, और कई बार वो धोखा भी खाता है कि वो जिसको नंबर 1 समझ रहा होता है, एक्चुअली में नंबर 1 कोई और होती है प्रॉब्लम, पर उस करंट सिचुएशन के अंदर वो नंबर 1 होती है, इसलिए वो उसको प्रायोरिटी देता है। नजदीकी फायदा देखता है हमारा दिमाग जो होता है, वो हमें धोखा देता है, वो नजदीकी फायदा देखता है कि ये विचार अभी परेशान कर रहा है, इस पे काम करो। जैसे भूख लगी, अभी खाना खाना है, इस पर वो ज्यादा काम करता है। पर अगर हम उसको बोले कि यार एक्सरसाइज करनी है, तो वो कहता है ये तो कल भी हो जाएगी, क्योंकि एक दिन की एक्सरसाइज से तो आप फिट नहीं हो गए। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के बीच में वो अर्जेंट को चुनता है, जबकि इंपॉर्टेंट को नहीं चुनता हमारा दिमाग ज्यादातर। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो जब कोई विचार आता है तो हम उसके साथ सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ यार ये विचार आया हमें। हम क्या करते हैं, संस्कार, परंपरा और ड्रामेबाजियों के नाम पर हम उसको नकार देते हैं। आपके नकारने से वो विचार जो आ गया है वो डिलीट थोड़ी हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। आपको ये तो रहेगा कि विचार आया हुआ है और वो पड़ा रहेगा, आखिरी सांस तक पड़ा रहेगा। वो फ्रस्ट्रेशन बन के, चिड़चिड़ा, बौखलाहट बन के आपको खाएगा रोज दीमक की तरह, आपका वर्किंग स्टाइल में प्रॉब्लम देगा, आपकी काबिलियत को कम कर देगा। विचारों से लड़ना क्या होता है, पहला लेवल एक साधारण मनुष्य के लिए क्या है कि विचार आया तो उसको उस विचार से लड़ना पड़ेगा, जबकि ये स्थिति सही, ये तरीका सही नहीं है। पर आम आदमी के लिए यही तरीका सही है कि विचार आया उसको एक्सेप्ट करना है, नंबर 1। नंबर 2, उसके ऊपर डिस्कस करना है, मतलब उससे लड़ना समझ लो कि डिस्कस करना कि ये किस। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपके मन में जो विचार आ रहा है आप उसको इंप्लीमेंट करने के लिए टूट पड़ो, वो आपकी अपनी
नैतिकता या आपका जो कंक्लूजन है उस विचार को लेकर, जो डिस्कशन है उसके बाद में वो आपका जो कंक्लूजन होगा उसके हिसाब से आप फैसला लोगे। और ये हर व्यक्ति का निजी फैसला होता है कि मेरे मन में कोई विचार आया, मैंने उस विचार को दुनिया के हिसाब से गलत माना, अपने हिसाब से सही माना। अब मैं दुनिया के हिसाब से चलता हूं तो मैं उसको सही मानते हुए भी अप्लाई नहीं करूंगा, अपनी लाइफ में एक्शंस में नहीं लाऊंगा। और अगर मैं अपने हिसाब से चलता हूं तो दुनिया जाए भाड़ में, मैं उसको एक्शंस में लाऊंगा। तो ये पर होगा तभी जब सबसे पहला मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, कबूल करूंगा कि हाँ ये विचार है मेरे अंदर। अभी तो मैंने अचेतन मन के अंदर, अचेतन मन के बारे में बात ही नहीं करना शुरू किया। अगर उसके बारे में बात करूं तो हिंदुस्तान में तो लोग ईंट पत्थर लेके भागेंगे मेरे पीछे। अभी इसके नीचे भी कई लोग लिखते हैं ना कि ये तो जानवरों वाला तरीका, ये तरीका, वो तरीका। अरे हमने समाज क्यों बनाया था? हमने समाज बनाया था कि हम सुख से रह सके। अब हमने खुशी को महत्व दे दिया, और वो भी खुशी भौतिकतावादी। एक औरत का पति मर जाए, हम क्या करते हैं, समाज इकट्ठा करके उसको मकान दिला देगा, सिलाई मशीन दे देगा, कपड़े लत्ते दिला देगा, महीने का राशन डलवा देगा, बस। और कहेगा देखो वो तो मजे में, उसके पास अपना मकान भी है, उसको हर महीने पैसा भी आ रहा है, वो काम भी कर रही है, एक भी कर रही है, वो भी कर रही है। वैचारिक हिंसा जो चल रही है उसके लिए हमारे समाज ने कौन सा समाधान दिया हमें? धर्म नाम की घंटी पकड़ा दी है, बजाते रहो सुबह शाम। धार्मिक स्थान ड्राइक्लीन की दुकान से ज्यादा थोड़ी कुछ है। मैं बात कर रहा हूं कि आपको अपने जीवन में वैचारिक हिंसा जो दिन भर चलती है, ठीक है आप पैसा अच्छा कमा रहे हो, आपके पास गाड़ी है, घोड़ा बंगला बहुत बढ़िया, सब कुछ दुनिया तारीफ कर रही है, आपके जैसा बनना चाहिए, ये होना चाहिए, वो ठीक है, सारी डिंगेबाजी अपनी अपनी जगह, हवाबाजी अपनी जगह। वैचारिक हिंसा का क्या करोगे बॉस? वैचारिक हिंसा कि जो विचार आ रहे हैं, और मैं सारे विचार सेक्सुअल डिजायर वाली बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी तरह का ऐसा विचार जो विचार क्रांतिकारी है, जो आपके लाइफस्टाइल या आपके आसपास के लोगों के लाइफस्टाइल के अगेंस्ट है, पर आप उसको अपना ही नहीं रहे हो, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। एक्सेप्ट करने के बाद उसको टटोलना, फिर फैसला करना कि ये विचार को यहीं पर रोक देना है या आगे लेकर के जाना है। पर आप लोग ऐसे विचारों को अपनाते ही नहीं हो, तो क्या होता है, विचार तो है अंदर रहेगा, वो आपके अंदर रोज जंग चलेगी, आपकी काबिलियत को खत्म करेगी, आपको फ्रस्ट्रेटेड, एक परेशान इंसान बना के रखेगी। आप लोग खुशी की डेफिनेशन बाहर की तरफ से ढूंढ रहे हो, खुशी अंदर होती है। एक झोपड़ी में रह के भी आदमी सुखी से रह सकता है, खुश रह सकता है, और एक आदमी बहुत सब कुछ होते हुए भी चिड़चिड़ा बौखलापन में रहेगा। उससे पूछो कि भाई तू फिजिकल फिट है, तेरे पास पैसा है, तेरे पास शोहरत है, लोग दुनिया तेरे को जानती है, फिर तू क्यों चिड़चिड़ा है? किस बात की कमी है? आपने कई लोगों से मुंह से सुना होगा यार कुछ कमी है लाइफ में, कुछ मजा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, क्योंकि कई ऐसे विचार है जिनको वो मानने से मुकर जाते हैं, मानते ही नहीं है, उनको अपने अंदर शर्मिंदगी होती है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशनिंग समाज ने कर दी। ऐसी विचारों के बारे में तो मैंने बोला कि यार समाज ने बनाया कि दो लोग मिलकर जीवन व्यतीत करेंगे, ताकि इस सिचुएशन के अंदर, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं बौखलाहट वाली, परेशानी वाली, चिड़चिड़ाहट वाली, वैचारिक हिंसा वाली, जब ऐसा कुछ द्वंद चले तो उसके पास एक व्यक्ति तो कम से कम ऐसा हो जिससे वो खुल के बात कर सके। पर समाज ने, मुझे लगता है कि इसीलिए उसने शादी का बनाया होगा सिस्टम। पर यहां पर कमाल क्या है कि समाज ने पर अपनी संस्कार परंपराओं की कंडीशनिंग इतनी मजबूत कर दी कि कुछ विचार तो आप अपने दोस्त से भी नहीं शेयर कर सकते, कुछ विचार आप अपनी पत्नी से नहीं शेयर कर सकते। तो जब शेयर ही नहीं कर सकते तो फिर किस लिए बनाया था? फिर क्या पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ क्या मतलब वंश वृद्धि और संभोग से तक ही सीमित रह जाएगा? जिम्मेदारी और जिंदगी दो पहियों की गाड़ी और ये ड्रामेबाजी वाली स्टेटमेंट के लिए रह जाएगा? फिर तो कार्ल मार्क्स ने ठीक कहा था, मैरिजेस आर लीगल प्रोस्टिट्यूशन। एक प्रोस्टिट्यूशन में और एक पत्नी में तो फिर ठेकेदारी और दिहाड़ी वाली तो डिफरेंस रह गया। चीजें, मैं क्लियर हूं, मैं कंफ्यूज नहीं हूं, मैं क्लियर हूं। पर मैं जब क्लियर होने के लिए, मैंने इस सब चीज के बारे में जब मैं सोचता हूं, बात करता हूं, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं गलत हो सकता हूं पर मैं कंफ्यूज नहीं हूं। तो जब मैं इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूं, कंक्लूजन पे पहुंचता हूं, तो एक ऊर्जा जनरेट होती है, एक ऊर्जा जनरेट होती है। जैसे कई बार आप किसी नेगेटिव कमेंट या नेगेटिव विचार से भी लड़ोगे तो गुस्सा आता है, किसी ने भी बोला हो मान लो, तो गुस्सा भी एक ऊर्जा है। अब मैं उस गुस्से को किसी को माँ बहन की गाली देने की बजाय धीरे धीरे मैं उसको चेंज कर रहा हूं, अपने डेवलपमेंट पे लगा रहा हूं, वैचारिक डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं।
तो जब मैं ये सब चीजें करता हूं तो इससे एक अलग सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। वो ऊर्जा को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि अभी वो नई नई शुरुआत है, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, जिसकी वजह से आप 1.5 महीने से अकेले एक नए देश में एक अनजान जगह पे रह रहे हो और आपको बोरियत नहीं हो रही है। हालांकि मैं ऐसा शुरू से भी था। वो जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो कहीं तो मुझे खर्च करनी होगी, तो मेरे पास एक YouTube प्लेटफॉर्म है, मैं उस पर अपने विचार रख देता हूँ। कमाल की बात यह है कि बहुत सारे लोग जुड़े भी हुए हैं उसके साथ और लंबे वक्त से जुड़े हैं और बहुत गंभीरता से बात को लेते हैं। हाँ, कुछ एक आ जाते हैं रूढ़िवादी लोग कि नहीं नहीं ऐसा कैसे वैसा कैसे। अब जो बायस है, जो जो संकुचित मानसिकता का है, जिसने एक ही चीज पकड़ के बैठ गया है कि हमारा धर्म हमारा देश सबसे अच्छा है, बाकी दुनिया बकवास है। अगर ये पॉसिबल है तो फिर आपका रुपीस दुनिया में सबसे मजबूत क्यों नहीं है? आप दुनिया में विकसित देशों में क्यों नहीं है? आप सबसे आगे क्यों नहीं है? क्योंकि सरकारें कुछ भी कर ले, देश विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि देश विकसित होगा लोगों की सोच से। ये कमाल की बात है कि जिन लोगों की तरह हम जिंदगी जीना चाहते हैं, जिनके देशों में जाने के लिए हम भीख मांगते हैं, वीजा अप्लाई करते हैं, उनकी कंडीशंस पूरी करते हैं, और अपने देश में आने के बाद में हम उन्हीं को क्रिटिसाइज करते हैं, मर क्यों रहे हो वहां जाने के लिए। और जो कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो नहीं मर रहे क्योंकि वो जा ही नहीं सकते, अंगूर खट्टे हैं। पर अंगूर खट्टे हैं कहने के लिए भी अंगूर का विचार तो आएगा ना पहले। बिना विचार आए कैसे कोई अंगूर को खट्टे बोलेगा? हिंदुस्तान में कितने लोग गोवा आने के लिए मरते हैं और गोवंश के विचारों को या गोवंश लोगों को ही कई बार क्रिटिसाइज करते हैं। तो डॉक्टर ने बोला था गोवा आने को, सेम चीज होती है। पाश्चात्य सभ्यता, मैं मेरे से थाईलैंड के टाइम पे लोगों ने पूछा कि आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, मैंने कहा हम थाईलैंड की सोच से 200 साल पीछे हैं। और जो हजारों साल पहले जो जिन लोगों ने कामसूत्र लिखा, जिन लोगों ने अजंता एलोरा की गुफाओं में और साउथ के कई मंदिरों में संभोग की कई अवस्थाओं के जो चित्र को एम्बोज किया पत्थरों पे, वो लोगों की सोच शायद थाईलैंड जैसी है, उससे आगे की होगी। और यहाँ पर थाईलैंड की बात नहीं है, मैं वेस्टर्न कंट्री अभी तक गया नहीं हूं, पर वहां के कई लोगों के साथ मुझे रहने का मौका मिला, उनके साथ बात करने का मौका मिला। यहाँ दुबई में भी मैं उनके साथ 5 या 6 दिन रहा था। वो इन चीजों पर वो क्यों आगे है, इसका एक कारण जो मेरे को मिला, मैं नहीं कह रहा कि यही एक आखिरी कारण है या यही सबसे ऊपर का कारण है, पर एक कारण जो मुझे मिला वो इस तरह की वैचारिक हिंसाओं में ये नहीं पड़े हुए। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा पैदा नहीं किया आपने अपना इन्वेस्टमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट पैदा किया, अब आप उसमें इन्वेस्ट करोगे और फिर आपको बुढ़ापे में रिटर्न चाहिए, और वो जिंदगी भर आपकी गुलामी करेगा, आपके आदर्शों के बोझ की तरह मरेगा, क्योंकि आपने उस पर इन्वेस्ट किया हुआ और उसको लगातार ये एहसान दिखाया है कि मैंने तुझे पैदा किया है, तू हमें सिखाएगा, हम तेरे बाप है, हमारे माँ बाप है, बचाओ। आज के कलयुगी बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, हमारा सपना था, हमने तेरे लिए क्या क्या किया। तो भाई वो तुम्हारी जिंदगी जिएगा तो वो अपनी जिंदगी कब जिएगा? फिर वो यही सेम चीज अपने बच्चे के साथ करता है। मैं जब पढ़ाई के खिलाफ बोलता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं बच्चे को अनपढ़ रखने के बारे में बोल रहा हूं। जब मैं ये जो पति पत्नी वाले रिश्ते में बोला तो उनको लग रहा पता नहीं मैं किस चीज के बारे में बोल रहा हूं, कि मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूं, कि जाओ भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ो। समाज के में बुद्धिजीवी लोग होते हैं, इसीलिए पूरी दुनिया में कोई भी देश कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहां रेड लाइट एरिया ना हो। भले ही दुनिया में मैक्सिमम कंट्रीज में ये इलीगल है, तो क्यों नहीं बंद कर देते? क्योंकि उन्हें मालूम है कि पॉसिबल ही नहीं है। एक होती है प्रवृत्ति, एक होती है आदत। नर का मादा के प्रति, मादा का नर के प्रति आकर्षण होना आदत नहीं है, प्रवृत्ति होती है। कितना पीछे हम, कब जाकर के हम समलैंगिक विवाह को मंजूरी देंगे, कब हम उनके साथ रहने को, कब जाकर के हमने लिव इन रिलेशनशिप को अपनाया। हमारे यहाँ पे कामयाब शादी का मतलब ये है कि शादी टूटे ना, बस घर में रोज जूते चप्पल चले, बातचीत बंद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस करवा चौथ वाले दिन वो ड्रामा कर लेना। वो कौन सी मूवी थी, एक बड़ी अच्छी मूवी थी ना, हॉरर मूवी, जिसमें वो लाल जोड़े में हीरोइन को देखता है भूत, तो वो जानी दुश्मन। बस वही वो लाल जोड़े वाली दुल्हन बन जाओ करवा चौथ वाले दिन, पति भी बढ़िया सा वो ले आएगा बाजार से गिफ्ट, हो गया, चल गए। रास्ते हैं, ये रास्ते हैं प्यार के।
फिर क्या करोगे बॉस? करवा चौथ तो साल में एक दिन आता है, कितने दिन एक्टिंग कर लोगे? एक दिन आता है इसलिए एक्टिंग कर भी लेते हो, एक दिन आता है इसलिए ड्रामा चल जाता है, निकल आता है बॉक्स से वो शादी का लहंगा, या किराए पे आ जाते हैं। एक दिन है ना, अगर रोज करवा चौथ हो जाए ना तो करवा चौथ वाले दिन भी जूते चप्पल चले, वो तो एक दिन है, तो एक दिन तो कोई भी एक्टिंग कर लेगा। शादी ब्याह फंक्शन कितने होते हैं साल में? 365 दिन में कर लो वहां पे ड्रामेबाजी। ये रूढ़िवादी लोग जिस वेस्टर्न कंट्रीज को गालियां देते हैं, अपनी शादियों में अपने ट्रेडिशनल कपड़े धोती कुर्ता नहीं पहन के जाते हैं, ये वहां पर कोट पैंट पहन के जाते हैं। आप में से कितने लोग लंगोट पहनते होंगे? पहनते सारे अंडरवेयर है, जो उनका ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड बोलेंगे या उनकी तरफ से आया हुआ है वो है। हम तो लंगोट पहनते थे बिना सिला, तो क्या लंगोट पहनना शुरू कर दे? भाई जिस देश में जो चीज अच्छी होती है दुनिया ने उसको अपनाया है। हमने राइट ब्रदर्स का प्लेन अपनाया, जिन लोगों ने अमेरिका के ऊपर हमला किया या जो भी कुछ हुआ, वो भी आज प्लेनों में ही सफर करते हैं। जो अमेरिका के खिलाफ है वो ये नहीं कहते कि हम नकार रहे हैं प्लेन को क्योंकि अमेरिका में खोजा गया था। पर विचार की बात आती है तो इसीलिए बोलता हूं कि यात्राएं करना और एक अकेले रहना बहुत नेसेसिटी है आपके लिए। नए विचारों का उद्गम ही होगा आपके दिमाग में जब तक आप अकेले रहना नहीं सीखोगे। कुछ वक्त के लिए अकेले रहने का मतलब थोड़ी करोगे कि घर परिवार छोड़ करके जंगलों में चले जाओ। एक जैसी जिंदगी जी जी के बोर लिए, और ये दोनों के लिए है। लोग मुझे बोलते हैं अच्छा तो अपनी पत्नी को भेज अकेले यात्रा पे। अरे तो मैं जबरदस्ती भेजूंगा तो ये भी गलत है ना, कि मैं अपनी बातें मनवाने के लिए जबरदस्ती उनको भेज दूं। उनके पास पूरी फ्रीडम है अकेले जाने की, और वो बिना ट्रैवलिंग के खुश है, तो जबरदस्ती ट्रैवलिंग करें। मैं केवल उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो इस अवस्था में नहीं खुश है। आपका खुश रहना जरूरी है, भले ही आप मेरे विचारों के खिलाफ रह करके भी खुश हो तो आप ओके हो। आपका मेन बात है वर्तमान में जीना और खुश रहना। वो भले ही जो भी बातें मैं बोल रहा हूं उसके खिलाफ भी अगर आप हो और पर आप वर्तमान में खुश हो तो आप सही हो। बात यह कि आप सही होने की एक्टिंग कर रहे हो, मतलब खुश होने की एक्टिंग कर रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। मेरे परिवार के पास पूरी फ्रीडम है, वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, और आज हमारे पास इतने पैसे भी है कि मैं उनको भेज सकता हूँ। जिस दिन उनका जाने का मन होगा वो जाएंगे। अभी उनका मन है कि मेरे साथ ट्रैवलिंग करने की, मेरे साथ ट्रैवलिंग करने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं, पर एकदम नहीं कर सकते। हमारे वहां पर हमारे ऊपर निर्भर है, हमारे पास 3 कुत्ते, 2 बिल्ली, 1 मुर्गा है, उसको छोड़ करके हम नहीं जा सकते। हमें जब तक कोई ऐसा तरीका नहीं मिलता है कि हम अगर हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए कहीं बाहर जाए तो वो हमारे पीछे सुरक्षित रहे। आपको मालूम है डोरा को नेवले खा गए थे। विचार जो भी आए, गलत से गलत, घिनौना से घिनौना विचार आए, उसको अपनाओ। पहले अपनाना का मतलब कि उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ये विचार आया है, मैं ही हूं जिसके मन में विचार आया। वो क्योंकि विचार आप नहीं रोक सकते ना, वो तो आ गया तो ठीक है, उसको हैंडल करो। निर्विचार होना तो बहुत ऊपर की अवस्था है ना। और निर्विचार कैसे हो सकते कि विचार ही ना आए? वो लेवल तो बहुत ऊपर का लेवल है, उसमें तो आपको ज्ञान चाहिए। उदाहरण मैं आपको देकर के समझा सकता हूं, शायद आप लोगों को ये बात समझ में आए। आप में से बहुत सारे लोगों को गाड़ी चलाना आता होगा, कार चलाना आता होगा, किसी को स्कूटर चलाना आता होगा। आप ठंडे दिमाग से सोचो, मैं जो बोलना चाह रहा हूं कि आप जो कार चलाते हो, तो क्या आप कई सालों से कार चला रहे हो या कोई बाइक चला रहा है, क्या जब आप लोग कार या बाइक जब भी चलाते हो तो क्या आप लोग पहले विचार करते हो कि मुझे ऐसे करके दरवाजा खोलना है, फिर उस पर बैठ करके पहले चेक करना न्यूट्रल है कि नहीं है, फिर मैं गाड़ी को सेल्फ मारूंगा, फिर मैं रेस दूंगा, फिर मैं गियर डालूंगा, फिर मैं गाड़ी को उठाऊंगा? क्या ऐसा सोच के आप लोग गाड़ियां चलाते हो? नहीं चलाते हो। क्यों नहीं चलाते हो? क्योंकि आपको गाड़ी चलाने का ज्ञान है। आपके पास गाड़ी चलाने का ज्ञान है, इसलिए आपके मन में विचार नहीं आता कि मुझे गियर बदलना है। आप ऑटोमेटिकली गियर बदल देते हो, आपकी ब्रेक लग जाती है। आप विचार करके नहीं ब्रेक लगाते हो। आप गाड़ी चला रहे हो, ऑटोमेटिकली आपके पास सामने कोई चीज आती है, आप ब्रेक लगाते हो, स्पीड ब्रेकर आता है, आप गाड़ी की स्पीड स्लो करते हो, गियर डालते हो, क्योंकि आपके पास गाड़ी चलाने का ज्ञान है। पर याद करो, जब आपने गाड़ी चलानी नई नई सीखी थी तो बकायदा आप गियर को देख करके गियर बदलते थे, स्टीयरिंग को टाइट करके पकड़ के रखते थे, है ना, क्योंकि तब ज्ञान नहीं था। सेम अब विचार क्यों नहीं आ रहा है गाड़ी का? गाड़ी चलानी कैसे है या बाइक कैसे चलानी, उसका विचार इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपके पास गाड़ी चलाने का ज्ञान है। ऐसे ही जिस दिन आपको जिंदगी चलाने का ज्ञान आ जाएगा तो आपके पास उस तरह के जिंदगी से जुड़े हुए इस तरह के विचार भी नहीं आएंगे। तो विचार ना आना लेवल वो बहुत ऊपर का लेवल है, उस समय आपको ज्ञान चाहिए।
मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई बुद्ध या महावीर वाले लेवल पर पहुंच जाएंगे, पर ये कम से कम छोटी छोटी जो चीजें हैं उनमें तो निर्विचार हो सकते हैं ना। जैसे आप गाड़ी को लेकर के निर्विचार हो गए। मैं आज स्विमिंग ठीक ठाक सी कर लेता हूं, पर जब मैं दुबई आया था मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, मुझे किसी ने सिखाई। पाकिस्तानी एक व्यक्ति है जो लाइफ गार्ड थे वहां पर रमाडा में स्विमिंग पूल में, उन्होंने मुझे स्विमिंग सिखाई। तो जब वो मुझे सिखाते थे तो वो मुझे कहते थे बॉडी को फ्री छोड़ो, मैं बॉडी को टाइट रखता था, ऐसे ऐसे हाथ मारता था, जैसे वो बोलते थे वैसे वैसे मैं करता था। वो कहते थे पैर हिलाओ, पैर घुटने से नहीं हिलाओ, जांघों से हिलाओ। मैं प्रॉपर नोटिस कर रहा हूँ, पैर हिलाना हो तो हाथ हिलाना भूल गया, हाथ हिलाने लगा तो पैर हिलाना भूल गया, सांस लेनी है तो पैर हिलाना भूल गया, बॉडी नीचे जा रही है। पर आज 1.5 महीने के बाद मैं एक अच्छी खासी स्विमिंग 40-40 मीटर के कई राउंड लगा लेता हूँ। क्यों? आज मैं ये सोचता ही नहीं कि मेरे को पैर हिलाने हैं, पैर हिल रहे हैं, क्योंकि अब स्विमिंग का ज्ञान हो रहा है थोड़ा बहुत। ऐसे ही जब आप कई चीजों के विचारों के बारे में उनसे विचारों के साथ डिस्कशंस करोगे, विचारों के, मुझे उस व्यक्ति ने एक बात बोली थी कि आप ना पानी, वो मुझे ना 7 फुट वाले पानी में भेज करके कहता है आप खेलो पानी में, आप डूबोगे नहीं, मैं बैठा हूं यहाँ पे, आप खेलो पानी में, अपने बॉडी को छोड़ दो, पड़े रहने दो, पानी के साथ खिलवाड़ करो, पानी आपको डूबने ही नहीं देगा। उस आदमी ने 4 फुट के पानी में मुझे बोला कि अपनी बॉडी को छोड़ करके, फ्री छोड़ करके आप नीचे जमीन को टच करो। मैं टच ही नहीं कर पा रहा हूँ, पानी मेरे को टच ही नहीं करने दे रहा। जब पानी ही नहीं मुझे डुबा रहा है तो मैं क्यों डूब रहा हूँ, मैं क्यों डर रहा हूँ डूबने से। ऐसे ही उसने जब ये बात बोली मुझे कि आप ना पानी में खेलो, खेलते खेलते में आप पानी के फ्रेंडली हो जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। कोई भी जीव जो है जिसको जो सीखते नहीं है उनको तैरना आता है, क्योंकि वो सोचते नहीं है, उनको ऑटोमेटिकली ज्ञान होता है कि सर्वाइवल मूवमेंट्स क्या होते हैं। हमें अपनी जिंदगी के बारे में, विचारों के बारे में, सर्वाइवल मूवमेंट्स पता है? नहीं पता है। तो मैं कह रहा हूं कि हमें विचारों को अपनाना है, उनके साथ खेलना है, फ्री छोड़ देना अपने आप को। इसको बोलते हैं साक्षी भाव, कि देखो हो क्या रहा है, ये गंदा विचार क्यों आया और ये गंदा है कि नहीं है, भीड़ बोल रही है इसलिए गंदा है या ये सच में गंदा विचार है, ये आपको डिसाइड करना है ना। विचारों के साथ खेलना पड़ेगा, फिर देखो वही विचार आपको खुद अपने से ऊपर उठा देंगे, जैसे पानी उठा देता है। आपको मालूम पानी हमें डूबने नहीं देता, हम डूबते हैं पानी से बचने के चक्कर में। मैंने एक चीज सीखी कि हम अपने आप को जितना टाइट रखते हैं, बॉडी को पानी से जितना बचने की कोशिश करते हैं डूबने से, हम उतना डूबते हैं। जबकि आप जाके पानी में पड़ जाओ, ऐसे ही फ्री छोड़ करके पड़ जाओ, तो पानी आपको ऊपर ही तैराता रहेगा। उसको बोलते हैं बॉडी फ्लोट कराना। तो कई लोगों को आता है वो, पर किन लोगों को आता है? जिनके मन से पानी को लेकर डर निकल जाता है। ऐसे ही जब हमारे मन में विचारों को लेकर के डर निकल जाएगा कि घिनौना है, गंदा है, बुरा है, पर है तो मेरा ही विचार ना, चलो इसके साथ बात करते हैं, चलो इसके साथ खेलते हैं। जब आप उसको हल्के में लोगे, वो आपको अपने से ऊपर उठा देगा। हम बचते हैं, हम भागते हैं विचारों से। कोई भी विचार है, सेक्सुअल विचार है, हमने रिश्ता समाज बना दिया, तो आपको क्या लग रहा है? और ये आप भी जानते हो, विचार, कुदरत, आपकी परंपरा, संस्कार, ड्रामेबाजियों से बहुत ऊपर की चीज है। छोटे भाई बहन होते हैं, सगे भाई बहन, हम साथ में सुलाते हैं। जब वो 14-15 साल के हो जाते हैं, आप क्या सगे भाई बहनों को साथ में सुलाते हो? नहीं सुलाते, क्योंकि आपको मालूम है कि इस संस्कृति के ऊपर प्रकृति भारी पड़ जाएगी। प्रकृति क्या है? नर और मादा की। प्रकृति नहीं जानती भाई बहन, प्रकृति नहीं जानती कि ये मेरी सगी बहन है या मेरी माँ है या मेरा बुआ, चाचा, ताऊ, कुछ भी है। प्रकृति अपना काम करती रहेगी। वो ये संस्कृति बनने से पहले से थी। जब हम होमोसेपियन थे, उससे भी पहले की प्रकृति है। तब तो नहीं समाज बना था, तब तो नहीं रिश्ते बने थे। और ये हम जानते हैं, इसीलिए हमने उसमें बहुत सारी बाउंडेशन लगाई हुई है। मैं बाउंडेशन को तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनको जानने की बात कर रहा हूं। आपको ये जानना पड़ेगा। चलो, ऐसे ही सुबह उठा था, मैंने कहा चलो कुछ भड़ास निकालते हैं। मेरा नाश्ता आने वाला था यार, अभी आया नहीं। 10 बजे बोला था। एक्चुअली मैं रोज 10:30 मंगवाता हूँ। पता नहीं मुझे कल क्यों लगा कि मैं आज जल्दी उठूंगा, मुझे नहीं पता। मैंने बोला कि 10 बजे नाश्ता भेज देना, तो 10 शायद बजने वाले हो। एक मिनट चेक करो, 11:15 हो गए यार, मेरा ब्रेकफास्ट नहीं आया। 11:15 हो गए। मैं अभी कॉल करता हूँ। ओके, गुड बाय, थैंक यू। कई लोगों ने बोला कि जब आप हमसे बात कर रहे हो तो विंडो के आसपास खड़े हो गए, तो आप क्या देख रहे हो? तो मैं ये दिखा रहा होता हूँ कि मैं ये देख रहा होता हूँ। यहाँ सामने सनसेट होता है। तो ये देख रहा होता हूँ। और अभी ये मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है।
तो आज काफ़ी लेट हो गया मैंने, जबकि कल इनको 10 बजे बोला था और आज ही इन्होंने सबसे लेट भेजा है। चलो